हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों मैं विकास तिवारी आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले कुछ क्लासेस में हमने उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित ग्रामीण परिवेश की श्रृंखला को स्टार्ट कर रखा है, जिसका यह 8वां वीडियो है। जिन साथियों ने पिछले 7 वीडियो नहीं देखे हैं उसे देख कर ही इस वीडियो को कंटिन्यू करें। उन सभी 7 वीडियो को एक प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिया गया है, प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी गई है, जाके उसके देख कर ही इस वीडियो को देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पिछले कुछ क्लासेस में हमने ग्रामीण समाज से जुड़ी हुई समस्याओं को पढ़ना स्टार्ट किया है, जिसमें से पिछले 3 क्लासेस में हमने गरीबी और बेरोजगारी को ख़त्म कर दिया है। इस क्लास में हम क्या देखेंगे? आधारभूत ढांचों का अभाव, ऋणग्रस्तता, ये सब वही ग्रामीण समाज की समस्याएं ही हैं। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का होना, शहरों की ओर पलायन का होना, साक्षरता का अभाव, बाल विवाह, निम्न उत्पादकता, ये सभी इस क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला हमारा इस वीडियो का सबसे पहली समस्या जो है ग्रामीण समाज से रिलेटेड सबसे पहली समस्या है आधारभूत ढांचों का अभाव। अब बात करते हैं आधारभूत ढांचे क्या होते हैं। तो आधारभूत ढांचा अर्थात बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, संचार, शिक्षा, अस्पताल इत्यादि, ये सब जो हैं यही किसी क्षेत्र के आधारभूत ढांचे कहे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, संचार, शिक्षा, अस्पताल इत्यादि। ठीक है, आगे देखते हैं। गांव में ऊर्जा की अनुपलब्धता होने के कारण कृषि तथा ग्रामीण उद्योग में समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? गांव में ऊर्जा की अनुपलब्धता, ऊर्जा जो है गांव में अनुपलब्ध से मतलब ऊर्जा का मतलब कह सकते हैं बिजली नहीं उपलब्ध हो पा रही है रेगुलर रूप से गाँव में। इस वजह से कृषि तथा ग्रामीण उद्योग में समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। नेगेटिव बात कर रहा है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, विद्यालय और अस्पताल गांव से काफ़ी दूरी पर होते हैं, अगर होते भी हैं तो ठीक है बहुत दूरी पर होते हैं। गांव में सड़कें नहीं जुड़ी हुई हैं, सड़कें अभी तो मान लो हो गई है। दोस्तों इस कंटेंट को पढ़ते हुए आप अपने आप को 10 साल पीछे के ले जाके सोचिए। अभी तो कह सकते हैं कि जुड़ गए हैं लगभग गांव सड़कों से, लेकिन ये सब कंटेंट समझ लीजिए कि आप 10 साल पहले जी रहे हैं। उस हिसाब से अगर सोचेंगे तभी इस कंटेंट को आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि बहुत से गांव सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रेल परिवहन की सुविधा तो बिरले ही गांव में इनफैक्ट है ही नहीं। अरे यार, जो रेल पटरी के किनारे जो गांव बसे हैं वहीं में कह सकते हैं, वो भी नहीं तो नहीं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। गांवों को संचार व्यवस्था के लिए मशक्कत करना पड़ता है। संचार व्यवस्था मतलब फ़ोन और ये सब का जो है, जो मोबाइल टावर वगैरह, अगर गांव में कहीं पे सोचो कि हम अच्छे से बात करें बिना किसी खिचखिचाहट के, तब यह संभव ही नहीं है। ठीक है, नेटवर्क तो आता ही नहीं है वहाँ पे। आगे देखते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है आज की वीडियो की ऋणग्रस्तता। ऋणग्रस्तता क्या होता है? नाम से ये होगा कि कोई व्यक्ति ऋण से दबा हुआ है। हाँ वही है कुछ। गांव के अधिकांश लोग ऋणग्रस्तता के जाल में जकड़े हुए हैं। ठीक है, जकड़े हुए हैं। कैसे जकड़े हुए हैं अभी आगे देखते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रायः उधार पर निर्भर करती है। ठीक है, उधार पर प्रायः चलती है। किसान ऋण के जाल में से कभी मुक्त ही नहीं हो पाता। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे नहीं हो पाता। अतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय किसान ऋण में ही जन्म लेता है, ऋण में ही बड़ा होता है तथा ऋण में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ये कैसे होता है? जैसे भारतीय किसान जो होता है, जब वो पैदा हुआ तो उसके पिताजी ने किसी न किसी साहूकार मनी लेंडर से ऋण ले रखा होगा। ठीक है, जब यह मतलब इसका गृहस्थ जीवन आ जाएगा तब ये यहाँ वाला ऋण इस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर इसका पुत्र होगा, मतलब ये जब अपने मृत अवस्था तक जाते जाते ये ऋण को चुका ही नहीं पाएगा, ऋण में ही रहता है ये व्यक्ति। ठीक है, कहीं कहीं गांव में बैंक की व्यवस्था होने के बावजूद, ये कहीं कहीं है अभी जो व्यवस्था है बैंकों की, हर जगह नहीं, लेकिन कहीं कहीं जहाँ है भी
होने के बावजूद भी लगभग 50% ग्रामीण साहूकार, महाजन तथा बड़े किसानों से ही ऋण लिया करते हैं, क्योंकि क्या बैंकों पर उन लोगों को भरोसा नहीं, उनको नहीं उतना विश्वास है बैंकों पे जितना उनको उनके साहूकार, महाजन और बड़े किसानों से है। ठीक है, ये लोग ऋण देते हैं, साहूकार, महाजन और ग्रामीण बड़े किसान, इन लोग बड़ी दर पे, ऊंची दर पे ऋण भी देते हैं, लेकिन बस वही कि विश्वास है उनको, बैंकों पे विश्वास ना होने के कारण वहाँ चले जाते हैं, कर्ज के जाल में फंसते हुए चले जाएंगे। आगे देखते हैं अगली प्रॉब्लम क्या है, आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता क्या है? आर्थिक विषमता ग्रामीण समस्या की मुख्य समस्याओं में से एक है। ठीक है, मुख्य समस्याओं में से एक है। आर्थिक विषमता का मतलब ये हो गया कि एक ही गांव में एक आदमी तो बहुत ज़्यादा अमीर है और अगला आदमी खाने के लिए भी मशक्क़त करना पड़ रहा है उसको। ठीक है, 2 जून की रोटी के लिए उसको एकदम जी तोड़ मेहनत करना पड़ रहा है, यही है आर्थिक विषमता। आगे देखते हैं, कुछ ग्रामीण परिवार ऐसे हैं जिनकी आय बहुत अधिक है तथा उनके खेत का एरिया भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक आदमी एक ही गांव में 50 बीघा खेत रखे हुए है, उसका मालिकाना हक है। वही दूसरा एक ऐसा भी व्यक्ति होगा गांव में जिसके पास जोत योग्य भूमि भी नहीं होगी। ठीक है, घर भी नहीं होगा, यहाँ तक कि उसका घर भी होगा तो बस टूटा फूटा घर होगा, ऐसा है। ठीक है, ऐसे परिवार अपनी रोजी रोटी के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगली प्रॉब्लम, पूंजी की कमी। पूंजी की कमी मतलब कैपिटल की कमी होना, वही जब कोई नया काम करने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं होगा, कोई नया धंधा रोजगार शुरू करने के लिए वो सोच भी नहीं पाएंगे क्योंकि पैसे का अभाव रहता, पूंजी की कमी रहती। गांव में निर्धनता तथा बेरोजगारी के कारण आय का स्तर बहुत नीचा होता है। क्यों होता है? निर्धनता होती है, दूसरा बेरोजगारी होती है। ठीक है, परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में बचतें बहुत कम होती हैं, बचत भी बहुत कम होगी। ठीक है, आगे देखते हैं, अतः पूंजी की कमी रहती है। पूरे गांव भर में अक्सर यही देखा जाएगा कि पूंजी की कमी ही रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं, पूंजी की कमी के कारण गांव में समुचित विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, डेवलपमेंट अभाव रहता है, किस चीज़ के अभाव में? पूंजी के अभाव में। ठीक है, यह दुष्चक्र ऐसे ही चलता रहता है। ये क्यों लिखा गया है दुष्चक्र? मतलब पिताजी गरीब थे, उनका पुत्र पढ़ नहीं पाया, गरीब हुआ, फिर गरीब हो गया, फिर इनका पुत्र जो होगा वो भी पढ़ नहीं पाएगा, गरीब होगा। माने एक दुष्चक्र चलता रहता है गरीबी का। क्यों? पूंजी की कमी के कारण। अगर पूंजी होती तो कोई व्यापार लगा लेते, अपने बच्चों को पढ़ा लेते तो अमीर की श्रेणी में धीरे धीरे अपडेट होना स्टार्ट कर देते, लेकिन बस वही पूंजी की कमी थी, बात यहाँ पूंजी पे आके अटक जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, अनुत्पादक कार्यों पर व्यय। अनुत्पादक कार्यों पे व्यय का मतलब क्या हुआ? सॉरी दोस्तों, जैसे कोई आउटपुट जहाँ से नहीं निकल रहा है उसको अनुत्पादक कार्य बोलते हैं। आउटपुट जहाँ पे कोई मौद्रिक लाभ आपको नहीं हो रहा है, वैसा आप काम कर रहे हैं तो उस काम को अनुत्पादक काम बोलेंगे। जैसे कौन कौन सा होता है गांव में अक्सर देखेंगे आप, मृत्यु भोज होता है, मुंडन कार्य होता है, श्राद्ध कार्य होता है, शादी कार्य, ये सब जो होते हैं मतलब अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। बाकी इससे कोई आउटपुट तो निकल नहीं रहा होता है व्यक्ति के। ठीक है, तो ये सब अनुत्पादक कार्य होते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा है, इन कार्यों को पूरा करने के लिए वे साहूकारों से ऋण लेते हैं और खुद को ऋण के जाल में ढकेल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वित्तीय संस्थाएं जो हैं, वित्तीय संस्थाएं मतलब जैसे बैंक जो है, ये ऐसे कार्यों के लिए, माने अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण तो देता ही नहीं है। ठीक है, बैंक जो है ऋण नहीं देगा तो ऋण लेने कहाँ जाएंगे? साहूकारों के यहाँ से जाएंगे। साहूकार ऊंची दर पे ब्याज देंगे और वही ब्याज के ऋणग्रस्तता वाले जाल में फंसते चले जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, इसको बताना बहुत ज़्यादा वो नहीं है, सभी लोग वाकिफ़ होंगे इस समस्या से। गाँवों में जन्म दर जो होती है बहुत उच्च होती है। ठीक है, शिक्षा और अंधविश्वास के कारण अधिकांश ग्रामीण छोटे परिवार का महत्व को समझ ही नहीं पाते हैं, अशिक्षा के कारण और अंधविश्वास के कारण। ठीक है,
छोटे परिवार के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। ग्रामीण बालक मतलब एक गांव का बालक 5 से 7 वर्ष की आयु में ही बाल श्रमिक के रूप में ग्रामीण परिवार की आय का एक साधन बन जाता है। मतलब जो गांव का एक बच्चा होगा वो 5 से 7 साल में ही अपना कहीं रोजी रोटी अपना और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कहीं ना कहीं वो बाल श्रमिक के रूप में लग जाता है और ग्रामीण परिवार की आय का एक साधन बन जाता है। ठीक है, इस वजह से लोग और भी नहीं सोचते हैं कि हाँ परिवार नियोजन की तरफ भी ध्यान दें। ठीक है, इसी कारण ग्रामीण निर्धन परिवार के लोग परिवार नियोजन को नहीं अपनाते हैं। कौन सा कारण? सेम यही वाला, ये मतलब वो कम उम्र में ही तो एक आय का साधन मानने लगते हैं बच्चों को। तो यही सोचते हैं कि अगर हम बच्चे पैदा कर लेंगे तो उन पर इन्वेस्ट हमको मात्र 5 से 7 साल तक करना होगा, उसके बाद वो हमारे साथ जाएंगे, हमारे कामों में हाथ बटाएंगे और घर का खर्चा भी चलाएंगे। यही सब वजह से गाँवों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं समझ रहे होंगे आप। एक और समस्या है ग्रामीणों में, शहरों की ओर पलायन। ये अभी कोरोना काल का जो पहली वेव आई थी उसमें आप लोग इससे बहुत ही ज़्यादा रोज़ मार्मिक दृश्यों से अवगत हुए होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के कारण लाखों ग्रामीण परिवार प्रतिवर्ष रोजगार की प्राप्ति के लिए शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। कोई समझाने की बात ही नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। इससे शहरों में आवास, पर्यावरण, पेयजल आदि संबंधित अनेक समस्याओं विकट होती जा रही हैं। ठीक है, कहाँ पे? ये बातें शहरों में हो रही हैं। कौन कौन सी? आवास की समस्या, पर्यावरण की समस्या, पेयजल की समस्या, ये सब समस्याएं शहरों में उत्पन्न हो रही है। कहाँ से? क्योंकि शहरों की ओर पलायन हो रहे हैं। कहाँ से? लोग ग्रामीण से जा रहे हैं, ग्रामीण एरिया से शहरों में जा रहे हैं। ठीक है ना, अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए। आगे देखते हैं। अगली प्रॉब्लम है निम्न उत्पादकता। निम्न उत्पादकता का मतलब जो है एक एरिया में जो कृषि होती थी, आज के 100 साल पहले जितना उगा लेते थे बिना खाद के, उतना आज की डेट में उतना ही क्षेत्र भूमि पर नहीं उगा पा रहे हैं। यही को बोलते हैं निम्न उत्पादकता। देश में प्रति एकड़ उत्पादकता का स्तर बहुत नीचा है। ठीक है, ये कैसे हम बता रहे हैं, आगे ये वाला पॉइंट क्लियर कर देगा। हरित क्रांति जो हुई थी 1966, 67, 68, 3 साल में ये योजना अवकाश चलाया गया था, उसी के दौरान हरित क्रांति लागू की गई थी। ठीक है, हरित क्रांति के बावजूद अमेरिका, जापान, इंग्लैंड आदि देशों की तुलना में भारत विभिन्न फसलों का प्रति एकड़ उत्पादन कम कर पा रहा है। ठीक है, हरित क्रांति आ गई है फिर भी हम लोगों में कमी है। ठीक है, अमेरिका, जापान इन सब की तुलना में हम बहुत कम उत्पादन कर पा रहे हैं। यही वजह से हम कह रहे हैं कि भारत में निम्न उत्पादकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका मुख्य कारण, निम्न उत्पादकता का मुख्य कारण कौन कौन सा है? अशिक्षा है, किसानों में अशिक्षा है, मतलब वो उन्नत किस्म का बीज ही नहीं बो पा रहे हैं, उनमें अशिक्षा है। ठीक है, उन्नत तकनीकी का अभाव है, अच्छी अच्छी तकनीकों का अभाव है। ठीक है, वित्त की कमी है, गांव में वित्त की कमी होती है, सिंचाई के साधन नहीं हैं। ठीक है, यही सब है मुख्य कारण निम्न उत्पादकता के। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की उत्पादकता भी बहुत नीची होती है, मतलब जो ज़मीन की ही नहीं, साथ ही साथ श्रमिकों की उत्पादकता बहुत नीची होती है। क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग जो होते हैं ग्रामीण एरिया के, वो लोग रोगग्रस्त होते हैं, रोग से पीड़ित होते हैं, उन्हें पौष्टिक भोजन तो मिल ही नहीं पाता है, जिस वजह से उनकी उत्पादकता कम होती है। मतलब ज़मीन के साथ साथ व्यक्ति भी पीड़ित है, ज़मीन तो पीड़ित है ही। ठीक है, यही है निम्न उत्पादकता का मतलब। आगे देखते हैं कुछ अन्य जो समग्र समस्याएं जिनको एक हेडिंग के रूप में नहीं बांटा जा सकता, उसको एक तरफ से देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का स्तर बहुत नीचा है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का स्तर तो बहुत ही नीचा है, ये कहने की बात ही नहीं है कोई। महिला शिक्षा तो बहुत ही कम है, गाँवों में महिला बहुत कमी। अभी वर्तमान 2022 में देखें तो अक्सर लड़कियां सभी स्कूल जाने लगी। आज के 10-15 साल पहले देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर आपको ऐसी महिलाएं, बच्चियां मिल जाएंगी जो कि स्कूल जाना नहीं प्रेफर करती थी, उनके परिवार वाले भेजना ही नहीं चाहते थे उनको स्कूल। तो ये हम बताएं ना कि आज अभी से 10-15 साल पहले का ही अगर आप सोचेंगे तो ज़्यादा इस टॉपिक को समझ पाएंगे। ग्रामीण
में गांवों में लड़कियों के लिए अलग विद्यालय ना होने के कारण अधिकांश ग्रामीण लड़कियां पढ़ाई नहीं कर पाई। उन लोगों में क्या एक समझ लीजिए कि व्याप्त है, एक मानसिकता व्याप्त है कि जब लड़कियों के लिए अलग विद्यालय बनाए जाएंगे तभी वो पढ़ने जाएंगी, ठीक है। वो लड़कों वाले जो कॉमन विद्यालय होते हैं वहाँ पे पढ़ने जाना ही नहीं पसंद करती हैं, ठीक है। यही है, एक कारण ये भी है। दूसरा जो है, गाँव में अंधविश्वास भी है। अंधविश्वास मतलब गांव में चले जाइए आप, अभी भी चौराहे पे लोग जो है नींबू काट रहे हैं, लोग यहाँ चांद पे पहुँच गए हैं। तो ये भी एक समस्या है कि गांव में अंधविश्वास का बोलबाला है, एकदम से चरम सीमा पे है। गाँव में ही मिलेंगे, अभी शहरों में तो कम हैं, शहरों में भी हैं, लेकिन गाँव की तुलना में बहुत कम है शहर में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह भी आम बात है, ठीक है। पढ़े लिखे ग्रामीण परिवार भी इससे मुक्त नहीं हो पाए। इससे जो पढ़े लिखे ग्रामीण परिवार हैं वो लोग भी मतलब बच्चियों को अपने सर की जिम्मेदारी समझते हैं कि बस कैसे भी करें उनकी शादी करें, उनको उनके जो कन्या कर्ज होता है उससे जो है मुक्ति पाएँ और विदा करें उन्हें। तो इस वजह से वो लोग बाल विवाह को भी बढ़ावा देते हैं, जो पढ़े लिखे परिवार होते हैं। आगे देखते हैं अगला समस्या क्या है। ग्रामीण में गाँवों में जाति तथा धर्म संबंधी भावनाएं भी अधिक प्रबल हैं, ठीक है। मतलब समझ रहे हो कि गाँवों में जाति और धर्म का भी बोलबाला एकदम चरम सीमा पे है। लेकिन एक चीज़ का है, एक ये अच्छी बात भी है, फिर भी वहाँ पे सांप्रदायिकता मतलब समझ रहे हो ना कि हमारा धर्म बढ़िया है, नहीं हमारा धर्म बढ़िया है। इस पर जो झगड़ा हो जाता है, इसी झगड़ा को एक शब्द दिया जाता है नाम, उसका नाम है सांप्रदायिकता। जो धर्म के आधार पर, जो धर्म के नाम पे जो लड़ाई होती है उसी को सांप्रदायिकता बोलते हैं, ठीक है। फिर भी वहाँ पर सांप्रदायिकता की समस्या शहरों जितना विकट नहीं है। शहरों जितना मतलब एक कहावत नहीं होती कि हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस थिंग। तो जो शहर में भी ऐसा तो है नहीं कि शहर के लोग एकदम कंप्लीट नॉलेज रख रहे हैं अपने आप में। शहर में जो लोग रह रहे हैं, बुद्धिजीवी जो अपने आप को कहते हैं, वो अधूरा ज्ञान रखते हैं, लेकिन ज्ञान रखते ज़रूर हैं। तो वो धर्म पर टिप्पणी भी करेंगे तो सामने वाला जो अधूरा ज्ञान लेके वो भी बैठा, वो समझ तो पाएगा नहीं, उस पर बहुत ज़्यादा अमल तो करेगा नहीं, बस वो लड़ाई पे उतारू हो जाएगा और बात सांप्रदायिकता के दंगों पे आ जाएगी। यही होता है और ये सब गाँवों में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि गाँव वाले एक्सेप्ट भी करते हैं कि भैया हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम एडवांस भी बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यही वजह से शहरों में सांप्रदायिकता की घटनाएं ज़्यादा देखी जाती हैं। विभिन्न जाति तथा धर्मों के लोग अपने धार्मिक व सामाजिक कार्यों में एक दूसरे के समुदायों को आमंत्रित करते हैं। कहाँ पे? गाँव में, ठीक है। गाँव में अभी भी ऐसा नहीं है कि ए जाति का यहाँ कोई फंक्शन है और बी जाति है तो ये इनके यहाँ शामिल होंगे, ये इनके यहाँ शामिल होंगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अभी गाँव में ये चीज़ बरकरार है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कौन कौन सा है, मतलब जो सभी समस्याओं को समग्रसित करते हुए हम लोग कह सकते हैं कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था निर्धनता से, बेरोजगारी से, ऋणग्रस्तता से, जनसंख्या वृद्धि से, अनुत्पादक व्ययों से, जो फालतू के व्यय होते हैं, मतलब निम्न उत्पादकता से, तथा आर्थिक विषमताओं से, जो आर्थिक विषमताएं थी, मतलब जो एक अमीर और दूसरा गरीब एक ही गांव में निवास कर रहे थे, वही आर्थिक विषमताएं से अभिशापित हैं। इनको शाप मिला हुआ है, कहाँ? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, ठीक है। इन अभिशापों से मुक्ति पाने के लिए ग्रामीण विकास का होना अत्यंत आवश्यक है। अब समझ में आ गया होगा कि हम लोग इतना गहराई से ग्रामीण समस्याओं को क्यों पढ़े हैं, क्योंकि हमारा जो ये लेखपाल पद है, ये जब तक ये अच्छे से समस्याओं को नहीं ग्रहण करेंगे हम लोग, तब तक आगे समस्याओं के हल पे कैसे पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से इतना गहराई से हम समस्याएं पढ़ें। अब बस जितनी भी समस्याएं थी, इन समस्याओं पर आधारित आगे आने वाले वीडियोज़ भी रहेंगे जिनमें इन समस्याओं का निदान किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद यहाँ तक जुड़ने के लिए। अगली क्लास में हम ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण विकास के अर्थ को समझेंगे, ठीक है। ग्रामीण विकास होता क्या है आखिर? ग्रामीण विकास दो शब्दों में बांटा जाता है, गांव और विकास, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, जुड़े रहिए इन सबको जानने के लिए। अगले वीडियो में हम गहन चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।